नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में 21 अगस्त को कर्मचारी आंदोलन का एक आगाज़ हुआ। 23 अगस्त को फिर से सचिवालय में गेट मीटिंग हुई और उस दौरान सरकार को कुछ आपत्तियाँ उठी और ब्यूरोक्रेसी को ज़्यादा आपत्तियाँ उठी कि कर्मचारी नेताओं ने उनको कहीं न कहीं घेर कर रख दिया है। और हालात ये हैं कि कर्मचारियों को शोकॉज़ नोटिस दे दिए गए हैं, कर्मचारी नेताओं को। और कहीं न कहीं एक चर्चा चल रही है, तुलना चल रही है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पूर्व हमारे भाजपा के मुख्यमंत्री रहे शांता कुमार जी की राह पर चल रहे हैं। क्या वो उस राह पे चलते हुए सफल होंगे? कैसे होगा? क्योंकि शांता कुमार जी का भी टकराव सीधा कर्मचारियों से रहा है। 1990-91 में काम नहीं, वेतन नहीं का उन्होंने कर्मचारियों पे लगाया और कर्मचारी आंदोलन हुए। गंगा सिंह ठाकुर जी, चंद्र सिंह मंडयाल जी ने लंबा एजिटेशन किया और 19 नेता उस समय डिसमिस हुए कर्मचारी नेता और 40 कर्मचारी नेता पूरे प्रदेश में टर्मिनेट भी हुए। एक बड़ा उदाहरण हुआ, लेकिन उसके बाद शांता कुमार जी की राह हिमाचल प्रदेश सचिवालय की तरफ से मोड़कर दिल्ली की तरफ मोड़ दी गई भाजपा हाईकमान द्वारा। दूसरा काम शांता कुमार जी ने उस दौर में किया कि गाड़ियों की जो फिजूल खर्ची थी और हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने का उन्होंने एक नींव रखी और उस नींव को आज फलीभूत भी हो रही है, चाहे हाइड्रो प्रोजेक्ट की बात है, चाहे सीमेंट के कारखानों की बात है। तो वो कुछ चीजें लाए, वो देर से लोगों ने स्वीकारी, लेकिन कर्मचारियों ने उनकी राह मुश्किल कर दी। और अब यही हाल है कि सरकार को एक अंदेशा था, एक कहीं न कहीं सीआईडी की रिपोर्ट थी कि जो सचिवालय कर्मचारी सेवा संघ है, इनका जो आंदोलन है वो पूरे प्रदेश में फैल रहा है। कर्मचारी अपने डीए, एरियर और अन्य भुगतानों को लेकर एकजुट हो रहे हैं, पेंशनर भी हो रहे हैं। तो उसको कहीं न कहीं ये दाँव खेला है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने। शोकॉज़ नोटिस दिए गए हैं, हो सकता है कि कर्मचारी आंदोलन थोड़ा धीमा पड़ जाए। हालाँकि अभी भी उनको वार्ता के लिए नहीं बुलाया गया है, लेकिन वो काले बिल्ले लगाकर काम कर रहे हैं। अभी भी संगठन के अध्यक्ष संजीव शर्मा जी का कहना है कि नहीं, हम जवाब देंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी ने इस पर पूरी तरह से राजनीतिक रोटियाँ सेकनी शुरू कर दी हैं। उन्होंने बोला है कि कर्मचारियों के लोकतांत्रिक हकों को खत्म किया जा रहा है, कुचला जा रहा है। मुख्यमंत्री सुक्खू इसको कुचल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि उनको अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन सीसीएस कंडक्ट सर्विस रूल जो हैं, वो कहीं न कहीं कर्मचारियों को कुछ जगह बाँधते भी हैं। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं विवेक शर्मा जी हैं, भाजपा के प्रदेश के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। संदीप सांख्यान जी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। और उदयवीर पठानिया जी प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। उदयवीर जी, दिक्कत क्योंकि उनके कर्मचारियों के बयान कहीं न कहीं ब्यूरोक्रेसी को लेके जहाँ उन्होंने अधिक कोसा उन्होंने, उनके चाहे वो गाड़ियाँ हैं, चाहे उनके पास स्टाफ है, वहीं उन्होंने आउटसोर्स स्टाफ की और मंत्रियों के पास जो स्टाफ लगा है, उसको कहा। उन्होंने कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री को कहीं भी 2 दिन के इस एजिटेशन में कहीं भी नहीं घेरा। लेकिन बीच में राजेश धर्माणी जी कूदे और फिर मामला बिगड़ा और मामला इस कदर मिला कि धर्माणी जी ने घोषणा कर दी कि हम आधे वेतन भत्ते लेंगे, वो भी ले सकते हैं। तो आज इसकी शुरुआत भी हो गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने आज सदन को बताया है कि हमने निर्णय लिया है मंत्रिमंडल ने और सभी सीपीएस वेतन और भत्ते 2 माह तक नहीं लेंगे और उन्होंने एक थोड़ा-सा आंकड़े भी दिए हैं कि प्रदेश की माली हालत खराब है। उसपे शुरुआत हो गई है। लेकिन ये जो कर्मचारी हैं, क्या ये इन शोकॉज़ नोटिस वगैरह से डर जाएँगे, दब जाएँगे कि या और भड़केंगे? क्योंकि कांग्रेस के नेता भी कह रहे हैं कि सुक्खू जी शांता की राह पे चल रहे हैं और ये राह बड़ी पथरीली, कांटों भरी राह है, इस पे चलना मुश्किल है। जी, देवियर जी। जी, डॉक्टर साहब। अगर ये जो प्रकरण हुआ, अगर हम इसका पॉलिटिकल वो देखें, वो अलग मायने हैं और इसके एवज में जो हो रहा है, अगर उसको मनोविज्ञान के लिहाज से देखें, तो वो अलग चीज़ सामने निकल कर आ रही है। अब हुआ क्या? ब्यूरोक्रेसी पे शिकंजा कसा, तो उसमें गलत क्या कहा? क्यों पब्लिक का सरकार को भी एक चीज़ समझनी चाहिए कि कर्मचारियों के ऊपर तो आप शिकंजा कस लोगे, लेकिन आम आदमी के जो सोच है, उसके ऊपर शिकंजा कैसे कसा जाएगा? क्योंकि उन्होंने बात करी थी कि 4-4 गाड़ियाँ लेके चलते हैं, इनके मेम साहब के लिए अलग से होता है, साहब के लिए अलग से होता है और ये हकीकत है। इन्हें आम आदमी देखता जी, है।
क्योंकि जब दुखती रग पर हाथ रखा गया और वो सचिवालय के कर्मचारियों ने रखा तो सरकार को ये लगा कि ये हमारे खिलाफ जा रहे हैं, हमारे खिलाफ पब्लिक को भड़का रहे हैं। लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि जो उन्होंने कहा वो सच कहा, क्योंकि स्टेट हेडक्वार्टर को तो छोड़ दीजिए, जिलों के जो हेडक्वार्टर्स हैं या जो ब्लॉक्स के हेडक्वार्टर्स हैं, वहां पर जो ऑफिसर लॉबी तैनात है, उसमें चाहे बीजेपी का राज हो, चाहे कांग्रेस का राज हो, ये अफसर बेकाबू रहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इनकी जो मोहतरमा है या खुद कुछ अपने रिश्तेदार हैं या कुछ और हैं, ये मिलते हैं अक्सर। और ये मुद्दा बहुत पुराना है डॉक्टर साहब कि ये लोग गाड़ियों का मिसयूज करते हैं। अगर आप सबसे बड़े जिला की ही बात करें, अगर मैं कांगड़ा की ही बात करूं, तो यहाँ पर भी जो बहुत बड़े एक अफसर हैं, उनमें मैं ही कई बार देखता हूँ कि सुबह अपनी बच्ची को छोड़ने के लिए मियाँ बीवी जा रहे होते हैं सरकारी गाड़ी के अंदर। अब बताइए जी। कि इसका लोगों में इसका असर क्यों हुआ? लोगों में इसका असर इसलिए हुआ क्योंकि बात सच्चाई से भरी हुई थी और लोग रोजाना ऐसी चीजें देखते हैं कि जिसकी एक तरह से उन्हें लगा कि कोई तो कुछ बोला। अब सीसीएफ की जी। बात कर रहे हैं कि उसमें जवाब दीजिए। अरे जवाब तो आपको पब्लिक को भी देना पड़ेगा। आप सुधारिए उस माहौल को। आप दूसरी बात करिए आपने कि शांता कुमार की। बड़ी हैरानगी की बात है, बिल्कुल सही कहा कि कांग्रेसी खुद कह रहे हैं कि शांता कुमार की राह पर है, लेकिन बीजेपी क्यों नहीं कह रही? बीजेपी के लीडर तो हैं शांता कुमार। यानी शांता कुमार को जिन चीजों का एक तरह से पॉलिटिकल डेंट झेलना पड़ा था, तो क्या ये माना जाए कि इसी तरह का जो डेंट है, फॉरएवर डेंट है, कांग्रेस की जो पॉलिटिकल गाड़ी है उसके ऊपर भी आने वाला है? क्यों बीजेपी के लोग इस मसले पर चुप बैठे हुए हैं या कुछ ऐसा वो नहीं कह रहे हैं कि ये जो चीजें हो रही हैं वैसे हो रही हैं? अब कॉस्ट कटिंग वाली बात आ गई। आपने एक बात बहुत सही कही डॉक्टर साहब कि जब ये सारी चीजें हो रही थी तो मुख्यमंत्री के खिलाफ किसी ने कुछ नहीं कहा। उनका सीधा हमला ब्यूरोक्रेसी पे था और उसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर राजेश धर्मानी बाहर आ जाते हैं और वो बोल देते हैं और बहुत सारी चीजें ऐसी बोल देते हैं जो कि उनकी भाषा के जिस तरह से था, हालांकि बहुत ज़हीन महीन सोच के आदमी हैं, लेकिन वो बवाल फिर भड़कना था, भड़क गया। अब उसका नतीजा क्या हुआ? आज 2 महीनों वाला कर दिया कि कोई वेतन भत्ते नहीं देगा। अब ले देकर बात तमाम विधायकों पर भी आएगी और उसमें बीजेपी कांग्रेस से अलग देखना पड़ेगा कि कौन से विधायक छोड़ते हैं, नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि ये एक तरह से वो अलग एक पैरामीटर्स जो हैं वो सेट होने जा रहे हैं। तो जी। कहीं न कहीं सर जो एक पॉलिटिकल एक विल कह लीजिए या फिर एक जो पॉलिटिकल स्किल्स कह लीजिए, ये विल और स्किल के बीच का एक मसला बन गया है कि विल कहीं नजर नहीं आ रही, पॉलिटिकल स्किल्स जो है वो बहुत ज्यादा नजर आ रही है, क्योंकि विल जो है वो अल्फाजों में है और जो स्किल्स हैं वो सामने दिख रही हैं कि किस तरह से माहौल को आगे पीछे करना है। अब आर्थिक संकट की बात करी तो जाहिर सी बात है कि अगर आज इन विधायकों पे बात आई है, एमपी पे बात आई है, सीपीएस पे बात आई है, तो ले दे कि कल को ये भी हो सकता है डॉक्टर साहब कि एम्प्लॉइज पे भी आ जाए कि 1 या 2 महीने का वेतन और भत्ते जो हों वो आप भी छोड़ दीजिए। डॉक्टर साहब। लेकिन देखिए आज ही ये मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने ऐलान किया है। उसके बाद एक कैलकुलेशन हो रही है, यार मुझे 6.5 लाख रुपए का लॉस हो जाएगा, यार मुझे 7 का हो जाएगा, कोई कह रहा है मुझे उससे ज़्यादा हो जाएगा। ये एक चर्चा भी आज विधानसभा परिसर में हो रही है। बिल्कुल डॉक्टर तो साहब। हुँ। ये ये कहीं न कहीं दिखाने की चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं और बचत देखिए एक मुद्दा आया था जी, कि शांता कुमार जी ने कहा था कि मैंने आज से 34 वर्ष पहले सैटरडे, संडे को गाड़ियाँ बंद की थी पूरी तरह से और जी। 50 करोड़ फ़ायदा की भी हुआ बचत सबको। मैंने 1 साल में की थी। उस दौर में 34 साल के 50 बिल्कुल, करोड़, आज कोई के दो वो राय नहीं है। 1000 करोड़, आज अच्छ का 1000 करोड़ का अमाउंट होगा वो अगर ऐसा होता है। जी, तो भाजपा ने एक ट्रोल कर दिया मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का आपने सुना होगा एक पत्रकार वार्ता थी 1 साल पहले की और गौरव बिष्ट जी ने प्रश्न किया जो आज हमारे बीच में नहीं है, कल ही उनका देहांत हुआ है। उन्होंने एक प्रश्न किया था कि गाड़ियों का मिसयूज़ हो रहा है और इस तरह से ये है। और उस जी। समय मुख्यमंत्री जी ने कहा था सुक्खू जी ने कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो वो प्रश्न को टाल गए थे वो और भाजपा ने बहुत ज़्यादा ट्रोल किया वो। तो क्या भाजपा का भी आपको ये चीज़ नहीं दिखती? भाजपा अपने समय में तो इन चीज़ों को कम नहीं किया बल्कि नई गाड़ियाँ हर कैबिनेट में एक नई गाड़ी का प्रपोज़ल आता ही आता था। तो ये जी। चीज़ें तो गाड़ियों से अगर शुरुआत की जाए तो बेहतर होगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब आपने गौरव भाई का ज़िक्र किया, तो सही सवाल था और जो जवाब था मैंने आपसे एक बात कही कि एक पॉलिटिकल स्किल और एक पॉलिटिकल विल, ये उन्हीं 2 चीज़ों में ये मसला जो था वो उलझा रहा। अब वही बात आ गई डॉक्टर साहब कि कितनी गाड़ियाँ लेंगे ये लोग? इनके लिए माइलेज
एक फैक्टर सेट हो जाता है। तो जब इन खास लोगों की बात आ जाती है तो कहा जाता है कि 6.5 लाख किलोमीटर, 5 लाख किलोमीटर, ये कुछ एक पैरामीटर सेट कर दिया जाता है कि उसके बाद ये गाड़ी जो है वो एक तरह से कंडम घोषित कर दी जाएगी, उसके ऊपर ट्रैवल नहीं करेंगे। तो फिर बड़ी एक जाहिर सा एक सवाल सा उठ जाता है कि क्या आम आदमी की जिंदगी के लिए कोई पैरामीटर्स नहीं है? जिस आदमी की गाड़ी 15 साल में पूरी नहीं चलती है, एक तरह से चलती है, उसके बारे आप पैरामीटर फिट करते हैं कि आप इसको कंडम डिक्लेयर कर दो। तो वो चीजें सर कि जहां पर जरूरत है वहां पर ना तो बीजेपी के कुछ नेता फैसला उसके काबिल हैं या नहीं है अलग इशू है, लेकिन उनमें विल पावर नहीं है। वो स्किल्स जी, दिखाते हैं गाड़ियां खरीदने की। आज की डेट में कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं कि हमने गाड़ियां नहीं ली। अब किसी नेता का कोई बयान होता है, किसी नेता का कोई बयान होता है, लेकिन हकीकत ये है कि अच्छी खासी गाड़ियां खरीदी गई और महंगी गाड़ियां खरीदी जाती हैं। और फिर जब वैसी चीज आ जाती है तो फिर आम आदमी सस्ता पड़ जाता है और इन नेताओं के सपने जो हैं वो बहुत महंगे जी, साबित होते हैं आम आदमी के लिए। जी, चलिए, विवेक जी जुड़े हैं हमारे साथ। विवेक जी, कहीं न कहीं कर्मचारी आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार हो रही है और उसी बीच सरकार एक नकेल कसने की कोशिश कर देती है। लोगों को, कर्मचारी नेताओं को शोकॉज़ नोटिस जारी हो जाते हैं और उसके बाद कर्मचारी ये कह रहे हैं कि हमने तो अपनी बात रखी, लेकिन इल्ज़ाम क्या लगते हैं कि भाषा का गलत प्रयोग किया और सरकार के खिलाफ भड़काने की कोशिश जो की गई है और सरकार की प्रतिष्ठा को, सरकार के कामकाज पे सवाल उठाए गए हैं। तो क्या जो हमारे सीसीएस रूल हैं, ये इसकी इजाज़त नहीं देते हैं? जी, विवेक। डॉक्टर साहब, अगर विवाद का मूल स्रोत को अगर देखा जाए तो कर्मचारियों द्वारा अपने अधिकारों व आवश्यकताओं पर आवाज उठाने का है और जो सरकार ने संज्ञान लिया है वो उनके आवाज उठाने के तरीके पर लिया है। जी, सरकार द्वारा जो व्यवस्था चलाने के दो तरीके होते हैं, या तो कानूनन या नैतिक। अब यहाँ मुद्दा कानूनन और नैतिक की राजनीति में आकर उलझ गया है। अगर सरकार इसको कानूनन तरीके से हैंडल करना चाहती है तो जो इन कर्मचारियों ने आय व्यय को लेकर के जो इल्जाम लगाए हैं आईएएस अफसरों के ऊपर या सचिवालय में बैठे बड़े अधिकारियों के ऊपर, चाहे उसमें 114 करोड़ रुपए के कोलैप्स होने का मामला हो, चाहे जैसे उदयवीर जी ने कहा कि वाहनों के या अन्य सुख सुविधाओं के दुरुपयोग का हो, उसकी मुझे लगता है न्यायिक जांच होनी चाहिए। शो कॉज नोटिस देके बात नहीं बनेगी। उस पर सरकार को एफआईआर करवानी चाहिए थी और उन अधिकारियों को भी उसमें लेना चाहिए था और पार्ट बनाना चाहिए था जिनके ऊपर ये इल्जाम लगे हैं। अगर ये इल्जाम सही हैं तो इन कर्मचारियों के साथ साथ उन अधिकारियों के ऊपर भी एक्शन होना चाहिए, चाहे वो उनके ऊपर टर्मिनेशन का हो या उनको सस्पेंशन का हो। सिर्फ एक तरफा कर ये मुनासिब चीज नहीं है। कारण ये है कि इतने गंभीर इल्जाम जो लगाए हैं, उन इल्जामों से ये जो अधिकारी हैं वो तिलमिला गए हैं और वो सरकार को ढाल बना करके वो अपना स्कोर इन कर्मचारियों के साथ सेटल कर रहे हैं और सरकार कहीं ना कहीं इसे समझने में असफल हो रही है। ये जो लंबी चौड़ी फौज खड़ी की वो पहले भी सरकार को उपचुनावों में धकेल चुकी है। उन्होंने उनको नहीं बताया कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। वही सिचुएशन अब है कि सचिवालय में जो चिंगारी लग गई है एक नई, ये कितना सुलगेगी और कितना इससे नुकसान होगा इस वर्तमान सरकार का, ये एक विचारणीय विषय है। और सामने की चुनौती और भीतर की पनौती में बहुत अंतर होता है। सरकार को ये समझने का विषय है। माननीय उदयवीर जी ने अभी एक विषय उठाया शांता कुमार जी का। मैं इनके ध्यानात कर दूं, शांता कुमार जी का जो विषय था वो प्रदेश में नो वर्क नो पे को लेकर था मूलतः, कि भाई अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी। और इस फार्मूले को कई प्रांतों ने इसके बाद अडॉप्ट किया, वो ठीक है, लेकिन उस समय भी कर्मचारियों को भड़काने वाले जो पीछे से जो थे वो यही अधिकारी थे। इन्हीं अधिकारियों की जमात ने इनको भड़काया और उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो निकल के सामने आए वो सबके सामने है, उस पर कोई बहुत ज्यादा चर्चा का विषय नहीं बनता है। लेकिन समस्या आज भी वहीं खड़ी है जहां पर हम आज से 4 महीने पहले खड़े थे कि प्रशासनिक व्यवस्था को नियंत्रण करने का प्रयास करना चाहिए सरकारों को, और यहां उल्टा हो रहा है। अब वो अधिकारियों को भी नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन बंदूक सरकार के कंधे पर रख के चला रहे हैं। अब ये सरकार को देखना है कि वो अपने कंधे को कितना इस्तेमाल होने देते हैं, अन्यथा प्रदेश की ये चिंगारी प्रदेश को बहुत ज्यादा नुकसान करेगी।
क्योंकि जब बाड़ी खेत को खाने लग पड़े तो स्थिति बहुत खराब होती है और लगभग ये वैसा ही प्रारूप निकल के सामने आ रहा है। अब ये ठीक है कि नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री जी या उनका मंत्रिमंडल या और लोग कहेंगे हम सुविधाएं नहीं लेंगे, और कर्मचारियों और सरकार के बीच में बैठी हुई ब्यूरोक्रेसी वे क्या अपनी सुविधाएं छोड़ेगी 2 महीने के लिए? क्या आईएएस कहेंगे कि हमें कोई सैलरीज नहीं चाहिए, हमें गाड़ियों की सुख सुविधा नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे? मैं कहता हूं वो तो फिर स्ट्राइक पे हैं, फिर भी शोर मचा रहे हैं। ये तो छुट्टी लेके घर चले जाएंगे, कोई यूपी चला जाएगा, कोई लखनऊ चला जाएगा, कोई बनारस चला जाएगा, ये तो कहेंगे हम जा रहे हैं जी। हालत इतनी बदतर है, ये मुख्यमंत्री जी को बैठ के भीतर से विचार करने की आवश्यकता है, और जो उनके सलाहकार हैं उनको मुख्यमंत्री जी को ये बताने की आवश्यकता है कि प्रशासनिक ढांचे के ऊपर सरकार फिर धीमी है, तेज चल सकती है, लेकिन कर्मचारियों और सचिवालय के सहयोग के बिना सरकारें नहीं चलती, आप नहीं चला सकते। और ये वो कर्मचारी हैं जो मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से बाहर से लेकर के प्रत्येक मंत्री के कार्यालय के बाहर बैठे हुए हैं। अरे इनसे आप अगर पंगा लेंगे या इनको आप प्रताड़ित करेंगे तो आप काम कैसे करेंगे? फिर तो सरकार ही 2 महीने की छुट्टी में जा रही है, मेरे को ऐसा लगता है। हिमाचल प्रदेश की स्थिति तो ऐसी उत्पन्न हो रही है। जी जी जी, चलिए संदीप जी, बड़ी बात कह दी विवेक जी ने। पहले जो व्यवस्था रहती है कि शासन प्रशासन पे नियंत्रण करता है, लेकिन इनका कहना है कि प्रशासन शासन पे नियंत्रण कर रहा है कहीं ना कहीं। और जो शांता जी के वक्त में हुआ, शांता जी ने नो वर्क नो पे का लागू किया फार्मूला, तो भड़काया भी अफसरशाही द्वारा गया और कर्मचारी आंदोलन एक बहुत बड़ा प्रदेश में खड़ा कर दिया गया। अब भी क्योंकि आंच जो आई है अफसरशाही पे आई है, आप उनके सुनिए, उन्होंने मतलब अगर सरकार के मंत्रियों को अगर कोसा है पीए प्राइवेट सेक्टर एसोसिएशन ने, लेकिन बाकी जो 4 एसोसिएशन के प्रवक्ता थे, उनके जो नेता थे, उन्होंने अफसरशाही को ही कटघरे में खड़ा किया है कि इनको ये चाहिए वो चाहिए सब चाहिए। लेकिन आगे हमको क्या देना है, क्योंकि कर्मचारियों के जो ये डीए एरियर है ना वो बहुत कम बनते हैं, और जो क्लास 1 आपके हैं उनके किसी के 15 लाख, किसी के 20 लाख 25 लाख, अमाउंट तो उनका बहुत ज्यादा है। ठीक है। और क्या अब भी जो कर्मचारी आंदोलन है इसको इसके पीछे ब्यूरोक्रेसी का भी एक हाथ का जिक्र किया विवेक जी ने, कि अब वही शासन को भड़का रहा है, प्रशासन शासन को भड़का रहा है कि आप कार्रवाई कीजिए। एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा में आग में घी डालने की कोशिश हो रही है। जी संदीप जी। जी डॉक्टर साहब, आज की चर्चा से भाग लेने से पहले माई ट्रिब्यूट टू गौरव मिश्री। आज हमने एक बड़े वरिष्ठ पत्रकार को खोया है, मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और दूसरी बात यह है, मैं बड़े भाई विवेक शर्मा जी से कहना चाहता हूं, इन्होंने बहुत अच्छा वक्तव्य रखा, लेकिन विवेक भाई ये भूल गए कि यही ब्यूरोक्रेसी जो थी वो जयराम ठाकुर जी की सरकार में भी थी, और उस समय भी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी उसके ऊपर भी ये आरोप लगते रहे कि जयराम ठाकुर जी के ऊपर भी ब्यूरोक्रेसी जो है वो हावी रहती है। ये ठीक है बातें, ये सरकारें कोई भी रहे तो ब्यूरोक्रेसी के ऊपर भी आरोप लगते हैं, और सरकारों के ऊपर भी, चाहे शासन प्रशासन को चलाता है चाहे प्रशासन शासन को चलाता है। लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया में ये बड़ी बात स्पष्ट है कि जो शासन है वो प्रशासन को चलाता है, और उसी तरह से व्यवस्था चलती भी है लोकतांत्रिक प्रक्रिया में। तो मैं ये कहता हूं कि ये जो बेसिक जो मूल आज की डिस्कशन का जो विषय है उसके ऊपर ये था कि जो यहाँ पे हुई, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कर्मचारी, कोई भी कर्मचारी वर्ग है वो किसी भी सरकार का रीढ़ की हड्डी होता है। अब ये तो है नहीं कि कर्मचारी जो है वो पढ़े लिखे नहीं है, वो भी एक पढ़े लिखे हैं। अगर उनको किसी ने भड़काया है या वो कुछ इस तरह की राजनीति करने चाहते हैं, ये मूल रूप से सिर्फ 15 अगस्त को जो हमारे को कर्मचारियों को 4% का डीए मिलना था, ये उसको लेके मामला था। पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और उसके अंदर भी इस तरह की, लेकिन कभी इस तरह का प्रोटेस्ट नहीं हुआ कि सचिवालय ही उठ के बाहर आ गया। तो सचिवालय उठ के बाहर आ गया, और जिस तरह की भाषा शैली का उन्होंने प्रयोग किया वो एक बड़ा प्रश्न है कि इस तरह का। और मैं आपको बता दूं कि पूर्व के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो ये तो सचिवालय के कर्मचारी थे। मैं ये कहता हूं कि हमारी जो पुलिस फोर्स थी, वो पुलिस फोर्स जो सबसे मोस्ट डिसिप्लिन फोर्स है, वो भी सरकार के खिलाफ हड़ताल के ऊपर चली गई थी, अगर आपको याद होगा। बाबर्दी हाँ, वो ओवर पहुंच गए थे।
लेकिन इस व्यवस्था के अंदर एक चीज तो बड़ी समझनी पड़ेगी डॉक्टर साहब, और मैं ये समझता हूं कि वर्तमान व्यवस्था के अंदर अभी 2 साल कांग्रेस की सरकार को यहाँ पे हुए हैं, और बीच में हमने 6 महीने तो चुनाव में चले गए हमारे, 2 साल में आपदा भी आई, चलिए इसे सारे विषय हैं। लेकिन मैं एक चीज कर रहा हूं कि आज के तारीख के अंदर जो भी प्रेशर ग्रुप जो है, जो सरकार के अंतिम 5 साल का जो अंतिम 5वां साल था, उस तरह का प्रेशर जो था सरकारों के ऊपर बनाया जाता था। मैं ये देख रहा हूं कि जब से कांग्रेस की हमारी सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर बनी है, तो कहीं ना कहीं से ऐसा कि विधानसभा का घेराव कर देंगे, सचिवालय का घेराव कर देंगे। अरे भैया कुछ करने तो दो, कभी नीतियों को इंप्लीमेंट तो करने दो। अब गाड़ियों की व्यवस्था की बात कर रहे हैं कि गाड़ियां चलो मैं भी इस बात से सहमत हूं, मैं भी इस बात से कोई दो राय नहीं रखता, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि पिछली बार चंडीगढ़ के एक भारतीय जनता पार्टी के माननीय मंत्री महोदय थे, उनकी धर्मपत्नी जी वो गाड़ी के साथ वहां पे कोई शॉपिंग करते हुए सरकारी गाड़ी के साथ एक बड़ा विवाद हिमाचल प्रदेश की सरकार के खिलाफ भी हुआ था। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि अब जो हमारे जो सरकार जो 10 कर्मचारियों को, जो कर्मचारी नेताओं को नोटिस दिए हैं, वो एक सामान्य जो हमारा प्रशासन है, जो उसकी एक प्रक्रिया है, सो दैट कि हमने जो है सिस्टम के अंदर एनार्की नहीं होनी चाहिए। अराजकता किसी भी सरकार में हो या किसी भी सिस्टम में है, वो कभी भी बर्दाश्त नहीं की जाती। लेकिन मैं ये कहता हूं कि कर्मचारी वहां थे, वहां पे माननीय मुख्यमंत्री जी थे, वो बैठ के बात कर लेते थे, या ऐसा तो था नहीं कि हमारी सरकार अब जाने वाली है और उसके बाद कोई नई सरकार फॉर्म होने वाली है और उसके बाद जो है हम चीजों को आगे लेके आएंगे और आप एक इस तरह से प्रेशर सरकार के ऊपर बनाए, माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर बनाए और ब्यूरोक्रेसी को एलिगेट करिए। मैं मानता हूं कि अलग अलग प्रेशर ग्रुप जो है वो सरकारों के अंदर काम करते हैं, लेकिन ये नहीं था, ये बैठ के भी बात होनी चाहिए। और द मैसेज, जो मैसेज फ्लोट किया गया हिमाचल प्रदेश सचिवालय के बाहर, मैं कहता हूं वो तो अनप्रेसिडेंटेड है और वो तो कोई नैतिकता के ऊपर आधारित नहीं था। धर्मानी जी ने जो बात कही, उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना वक्तव्य बड़ा साफ कह दिया कि ठीक है कि ये जो चीजें थी हम भी अपना 50%, आज विधानसभा के अंदर उसके ऊपर चर्चा भी हो गई और हो सकता है कि ये जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन पे आए। लेकिन बात वही ठीक है जो उदयवीर जी ने कही कि क्या कर्मचारी भी या ब्यूरोक्रेट्स भी अपना जो एक माह का वेतन है वो छोड़ने के लिए तैयार है? अगर हमने इस प्रदेश को कॉन्स्टिट्यूट करना है, इस प्रदेश को बनाना है, तो हर आदमी को अपना सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ेगा। संदीप जी, अफसर महंगा पड़ता है सरकार को, कर्मचारी नहीं महंगा पड़ता, क्योंकि कर्मचारी को ना कोई पियून दिया जाता है, ना घर में काम करने वाला कोई दिया जाता है, ना माली दिया जाता है, ना ड्राइवर दिया जाता है, ना अतिरिक्त गाड़ियां दी जाती हैं, ना उसको चाय पानी के पैसे दिए जाते हैं। अफसर महंगा पड़ता है। अफसरों से शुरुआत क्यों नहीं? कर्मचारी ये बोल रहे हैं, हर जगह चर्चा हो रही है। जो हमारा इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट है 1935 का, तो मैं आप सबके सामने ये रखना चाहता हूं कि ब्रिटिश इंडिया के अंदर जो उस एक्ट के आधार पे ये सर्विसेज शुरू की गई थी, तो दैट इज सब्जेक्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इनकी जो रिक्रूटमेंट है वो सारी की सारी रिक्रूटमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के थ्रू या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू होगी। तो वो जो इनकी सुख सुविधाओं का जो प्रश्न है वो हिमाचल सरकार का उसके सब्जेक्ट विषय पे नहीं आता। अगर केंद्र सरकार इस चीज को वहां पे कट करेगी तो जो हाईएस्ट हमारी लॉबी है तो वहां से वो चीजें होंगी। संदीप जी, एक्ट की जरूरत नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस की बात नहीं कर रहा हूं मैं। अफसर, कोई भी अफसर, डिपार्टमेंटल अफसर भी हो सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये, उस समय आपको भी याद होगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या वहां पे एक आदेश पारित कर रखे थे, जो इंडिया से लौटते थे उनको कहीं भी सार्वजनिक सेवा में नहीं रखा जाता था। उनका ये मत था कि इनको शासन करने की और नियंत्रण करने की जनता पे और सुविधाएं लेने की आदत पड़ चुकी होती है, जो कि हमारे देश के लिए घातक है। इंडिया में चलेगा क्योंकि हम गुलाम थे। क्या हम वैसी रवायतें अभी भी जारी रखेंगे? नहीं, वो चीजें नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो है वो सरकार को देखना पड़ेगा, कोई भी सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर हो, कि हम किस तरह से जो हमारा एक्सपेंडिचर है उसको डाउन साइज कैसे करें। ये ठीक है कि आज आपदा आती है या कोई भी चीज आती है, सबसे पहले जो हमारे विधायक हैं उनको कहते हैं कि आप इसके अंदर फंड दीजिए, उनकी सैलरी रोकी जाती है या उनके वेतन घटे, दिस इज गुड, और वो वॉलंटरी करते भी हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ जो कर्मचारियों की, लेकिन सामंजस्य बिठाने की आवश्यकता है। तो मैं ये कहता हूं कि जो विवाद हुआ
वो एक, हम देखिए कर्मचारी हैं, मैं भी एक कर्मचारी वर्ग के परिवार से आता हूं, और कर्मचारियों का जो रिस्पेक्ट और जो सम्मान कांग्रेस की सरकारों ने हिमाचल प्रदेश के अंदर दिया है, मिल बैठ के सुलझा लेने चाहिए ऐसे मामले, क्योंकि पहली बार हुआ है कि गेट मीटिंगों पे शोकाज नोटिस हुए हैं। अभी तक के इतिहास में सचिवालय में ऐसा नहीं हुआ है। इससे कहीं ना कहीं प्रदेश का कर्मचारी वर्ग नाराज है। दूसरा, विवेक जी, ठीक है, लेकिन एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ विवेक जी, एक मिनट, मैं एक सेकंड, और हम कर्मचारी वर्ग के साथ रहे और कांग्रेस की सरकारों की हमेशा कर्मचारियों के साथ सिंपैथी रही है और आगे भी रहेगी, क्योंकि इनका काम इस तरह का है कि इनको हम कहीं पे किसी भी एज पे हम इनको दरकिनार नहीं कर सकते। लेकिन हमारे लिए एक मसला और भी है, ये कर्मचारियों के जो बच्चे हैं, जो आज 7-8 लाख बेरोजगार हिमाचल प्रदेश के अंदर है, हमें उसके बारे में भी तो सोचने की आवश्यकता है। मैं तो इस बात पे भी, क्योंकि वो जो बच्चे हैं वो भी इसी कर्मचारी वर्ग के बच्चे हैं, हमें उनके बारे में भी सोचना पड़ेगा। चलिए जो सोच चिंतन हो रहा है वो चल रहा है। विवेक जी, इन्होंने एक बात बड़ी कही संदीप जी ने कि कर्मचारियों के साथ जयराम ठाकुर जी की सरकार के वक्त में भी कई चीजें हुई हैं। तबादले जेलें बड़ी दूर तक, ओपीएस की मांग कर रहे कितने लोग, और एक महिला तक प्रताड़ित की गई, और महिला भी शायद उसका बच्चा भी कुछ माह का था। इस तरह के मामले उस समय भी हुए और कर्मचारियों ने आपकी सत्ता पलट दी, कांग्रेस के हक में आ गए। आप कांग्रेस से वो अपने हक मांग रहे हैं जायज, लेकिन उनको नोटिस मिल गए। आपने कहा कि कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी, अफसरशाही खेल रही है शासन के माध्यम से। तो दूसरी बात यह है कि ऐसा कब तक चलेगा? ये क्या हम विकास को लेके, भविष्य को लेके, जैसा कह रहे हैं संदीप जी, हम ये आंदोलनों में और इस तरह की चीजों में शासन प्रशासन अपना वक्त जाया कर देगा कि प्रदेश के बारे में भी सोचेगा? डॉक्टर साहब, जो आपने विषय कहा, यही इसी विषय पर मैं संदीप सांख्यान जी को संबोधित करना चाह रहा था। महोदय, आज हम विपक्ष में हैं तो इसी वजह से हैं, और अपने अनुभवों के आधार पर आपको ये मशवरा दे रहे हैं कि आप इस तरह के ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर लगाम लगाइए। उन्होंने हमारा शोषण किया है, आज वो आपका शोषण कर रहे हैं। उन्होंने हमारी सरकार को अस्थिर किया, आज हम विपक्ष में हैं, कल को वो आपको भी विपक्ष में भेजने की तैयारी कर रहे हैं। दूसरा विषय सांख्यान जी ने उठाया, इन्होंने कहा कि ये सारी स्थितियां तब उत्पन्न होती हैं जब कहीं अंतिम वर्ष हो सरकार का, 5वें वर्ष में या चौथे वर्ष में जाकर। इसके लिए ये दूसरे वर्ष में आ गई कि क्योंकि सरकार ये विश्वास देने में कहीं ना कहीं असफल हो रही है कि हम स्थिर, सशक्त और योग्य हैं, और हम प्रशासन को नियंत्रण करके कर्मचारियों के हित की बात को विचार करने में समाज के लिए कार्यरत होने का हमारी वचनबद्धता है। और तीसरा, मैं सांख्यान हमारे बड़े अच्छे मित्र भी हैं और बहुत अच्छे स्पोक्स पर्सन भी हैं, लेकिन आप राजनीतिक स्पोक्स पर्सन बन के बात करिए, आप सरकार को डिफेंड करिए, हम आपका स्वागत करेंगे। आप प्रशासनिक अधिकारियों को डिफेंड मत करिए, इस बात को लेकर के मुझे आपसे बेहद आपत्ति है। आप सरकार के हित की बात करिए। जिन अधिकारी जो आज आपको कमरों में बैठ के चाय पिला रहे हैं ना, जिस दिन सरकार नहीं रहेगी वो आपको भी दरवाजों के बाहर उसी प्रकार खड़ा रखेंगे जिस प्रकार वो अन्य लोगों को खड़ा रखते हैं। हमने वो दौर भी देखा है, हमने ये दौर भी देखा है। ये प्रशासन के अधिकारी कभी किसी के नहीं हुए, ये तो अपने सफल नहीं हुए, आपके कहां से हो जाएंगे? केवल एक राजनीतिक ये 58 और 60 साल तक स्थायी हैं और बाकी 5-5 साल का परमिट लेते हैं। बाकी सब जी। डॉक्टर साहब, मैं थैंक यू बोलूंगा, विवेक भाई ने मेरी बड़ी प्रशंसा की है, मैं इनको ये थैंक यू कहूंगा। लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि विवेक भाई अच्छे मुक्त हो गए हैं कि 5 साल इनको प्रशासनिक अधिकारियों ने चाय नहीं पिलाई। मैं भी किसी प्रशासनिक अधिकारी के कार्यालय में जाता नहीं हूँ चाय पीने के लिए। लेकिन एक बात तय है, देखिए शासन जो सत्ता है, सत्ता के साथ आपकी ब्यूरोक्रेसी भी जुड़ी है और उसके साथ हमारा कर्मचारी भी जुड़ा है। ये सारे के सारे विषय जो हैं वो इंटरलेटेड है। तो इसके अंदर एक धैर्यपूर्ण, मैं विवेक जी आपका जो आपने सुझाव दिया है उसका स्वागत करता हूं, और आपने अपना पिछली सरकार का एनालिसिस भी रखा है, उसके लिए भी धन्यवाद करता हूं। और जो चीजें हैं ये इंटरलेटेड चीजें हैं, ना पॉलिटिकल सिस्टम के बिना प्रशासन चल पाएगा, और एग्जीक्यूशन जो होता है वो सब एक दूसरे के पूरक है, सब एक दूसरे के पूरक हैं।
जिससे कि उदयवीर जी आवश्यकता है। और अब जैसे ही के अंदर चलिए संदीप जी समय हो तो रहा मेरे ख्याल में है। और इसके अंदर वित्त का बड़ा समय हो रहा योगदान है। जब चलिए वित्तीय व्यवस्था सुधरेगी तो सारा का सारा सिस्टम संदीप जी, उदयवीर जी, अब जो ये टकराव बनेगा या इसका कोई समाधान निकल आएगा, सवाल ये है क्योंकि नोटिस मिलने से तिलमिलाए हुए हैं कर्मचारी, वो सचिवालय के हों चाहे वहाँ 5-6 यूनियन जो और हैं इनकी हिमाचल प्रदेश की, और उसके अलावा भी इनको कई यूनियन का समर्थन मिला है क्योंकि एनजीओ फेडरेशन तो अपनी मान्यता के लिए अभी तक सरकार की परिक्रमा ही कर रहा है। तो ये कहाँ तक जाएगा ये आंदोलन, और क्या शांता की राह सुखद रहेगी मुख्यमंत्री सुक्खू जी के लिए? जी। सरकार के जो भी लोग अभी तक सरकार में जो भी अफसर हैं, अभी 2-3 हैं, वो सही मायनों में शांता कुमार के बहुत एक हर दिल अजीज अफसर रहे हैं। और आज की डेट में सुक्खू सरकार उन्हें हर तरह की, चाहे सुविधाओं की एक्सटेंशन कह लीजिए, जॉब की एक्सटेंशन कह लीजिए, वो सब कुछ दे रही है यहाँ पे। तो उसका असर तो डॉक्टर साहब देखने को मिलेगा। और जब अगर इतिहास को देखेंगे तो फिर आपने खुद ही कहा था कि भई उन्हें फिर बाहर दिल्ली का रुख करना पड़ा था। तो ये तमाम चीजें जो हैं डॉक्टर साहब, ये कहीं न कहीं एक तरह से जिसे ये कहा जा सकता है कि एक उलझन तो सरकार के सामने लंबे दौर तक रहेगी। क्योंकि एक तरफ जो फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, जो आर्थिक हालात हैं, जिनका बार-बार बात हो रही है, तो उनमें अब प्रेशर तो सरकार पर मल्टी डायमेंशन जो है वो डेवलप हो चुका है। और इससे लगता है कि अभी तक एकदम से शांति की सोच रखना, ये मेरे को लगता नहीं कि ये थोड़ा-सा कुछ समझदारी वाली बात होगी, क्योंकि ये हिमाचल का एम्प्लॉयी है। इसका इतिहास रहा है, बगावत करने का भी, बगावत झेलने का भी, जी, और हर दबाव बनाता है, कर्मचारी जी, दबाव बनाता है इस राज्य में। बिल जी। बिल आज हम चर्चा कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में कर्मचारी आंदोलन कहीं बड़ा रुख इख्तियार न कर ले। सरकार ने कर्मचारी नेताओं को शोकॉज़ नोटिस जारी कर दिए हैं। वहीं पे कर्मचारी नेता चर्चा करने लग पड़े हैं, कांग्रेस पार्टी चर्चा करने लग पड़ी है कि कहीं न कहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, शांता कुमार, भाजपा के मुख्यमंत्री शांता कुमार जी की राह पे चल रहे हैं। ये राह कितनी कठिन होगी क्योंकि चैलेंज लेना सुक्खू जी को आता है, शुरू से ही संघर्षों में रहे हैं, अब इस संघर्ष से भी जूझ रहे हैं। लेकिन आज चर्चा में ये उभर कर आया कि ये हमारी अफ़सरशाही कहीं न कहीं सरकार को ढाल बनाकर कर्मचारियों को दबाने की भी कोशिश कर रही है क्योंकि जो कर्मचारी नेताओं ने भाषण दिए हैं, वो सारे भाषण का ज़्यादा जो रुख था, वो कहीं न कहीं अफ़सरशाही को उन्होंने निशाने पे लिया था। अब ये आंदोलन कितना आगे चलेगा या थम जाएगा, ये अभी भविष्य ही बताएगा। तो आज हमने इसी विषय पे चर्चा की, आप सबने चर्चा में भाग लिया, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।